हेलो मेरे बिहार, झारखंड और यूपी के स्टूडेंट कैसन बा? सब ठीक-ठाक बा? तो चलो हम लोग क्लास 12th का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में जो 2 पार्ट है माइक्रो और मैक्रो, उसका तैयारी के लिए हम लोग वन शॉट वीडियो जिसमें हम लोग पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का हर एक चैप्टर को एक-एक वन शॉट वीडियो में इंग्लिश में पढ़ लिया, हिंदी में भी पढ़ लिया। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र स्टार्ट हो चुका है, उसका यूनिट 1 खत्म हो चुका है और हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों को करवाऊँगा, जो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए करके जाने हैं और यहीं से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत चांस हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर वाइज़ आप लोगों का वन शॉट वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 का हम लोगों ने एमसीक्यू कर लिया। अगर नहीं देखे हैं, तो ऊपर आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में इकोनॉमिक्स क्लास 12 का प्लेलिस्ट में सब चीज़ मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप लोग ज़रूर इसको जॉइन कर लेना, ठीक है? और ये आज हम लोग करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 और यूनिट 1 में हम सबको पता है 2 चैप्टर है, तो ये चैप्टर कर लेने के बाद यूनिट 1 हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलो आओ स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का अगर आपको वन शॉट वीडियो देखना है, इसके कॉन्सेप्ट वाला, इसके इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, तो उसके लिए वन शॉट वीडियो का लिंक ऊपर दे देंगे। हिंदी में है तो हिंदी में देख लेना, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में। और अगर सिर्फ एमसीक्यू चाहिए, तो यहाँ हम एमसीक्यू आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है? चलो आप स्टार्ट करते हैं और एक-एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल्ड में और बहुत अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से हम लोग करेंगे और आप लोगों को इतना ईज़ी वे में हर चीज़ समझा देंगे, आप लोगों को लगेगा भी नहीं कि कब आप लोग इकोनॉमिक्स में इतना अच्छा हो गए या कब आप लोग इकोनॉमिक्स इतना अच्छा से पढ़ लिए। झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, क्लास 12th के सभी स्टूडेंट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स सेम है। एक ही इकोनॉमिक्स, एक ही चीज़ हर सबको पढ़ कर के जाना है। बस हो सकता है कि एग्जाम अलग-अलग डेट पे हो जाए, अदरवाइज़ सिलेबस सेम है, बुक सेम है, चैप्टर सेम है, हर एक चीज़ एक ही चीज़ तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट और झारखंड, यूपी, बिहार के स्टूडेंट को पढ़ना है। ठीक है? चलो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? ऑन व्हिच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैज बीन इंस्टॉल्ड? तो आर्थिक समस्याओं का जो ढांचा है वो किस पे खड़ा है? असीमित आवश्यकताओं पे। बताओ क्या एक अर्थशास्त्र में हम लोग जो होते हैं, क्या हम लोगों का आवश्यकता असीमित होता है? सर बिल्कुल सही। हम लोगों का जो आवश्यकता होता है वो असीमित होता है। हम लोगों का अनलिमिटेड वांट्स होता है। दूसरा, सीमित साधन यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज। सर ये भी बात सही है। हम लोग का आवश्यकताएं असीमित है, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है हम लोग का। तो सर ये दोनों ही में खड़ा है। आर्थिक समस्याएं जो है ये दोनों ही वजहों से होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखने को मिलता है इन दोनों ही वजहों के कारण। एक तो हम लोग के पास पैसा कम है और दूसरा हम लोगों का डिजायर, हम लोगों का वांट्स, हम लोग का इच्छा बहुत ज्यादा है। इसलिए आर्थिक समस्या हम लोगों को होता है। ठीक है, इन दोनों ही वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, यानी सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। हम्म बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चलो देखते हैं। पहला, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, यानी कि ह्यूमन वांट्स आर इनफिनाइट। हम लोगों का जो आवश्यकता है क्या वो असीमित है? क्या इसका कभी अंत नहीं होता है? सही बात है। हम लोग का एक आवश्यकता पूरा हो गया, दूसरा आवश्यकता स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा स्टार्ट हो गया, खत्म हो गया तो तीसरा, तीसरा पूरा हो गया तो चौथा, चौथा पूरा हो गया तो पांचवा। हम लोग का आवश्यकता चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। हाँ सर, ये कहना बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 देखते हैं। साधन सीमित होता है, क्या हम लोगों के पास जो रिसोर्सेस है, क्या वो रिसोर्सेस लिमिटेड है? हाँ सर, बिल्कुल सही। साधन हम लोग के पास सीमित होता है और ये चैप्टर पढ़ाते समय डिटेल्ड में पढ़ाए थे। इसलिए हम यही बोलेंगे, अगर आप किसी चैप्टर का वन शॉट वीडियो नहीं देखे हैं तो हर एक एमसीक्यू का जितना वीडियो आएगा, हर एक वीडियो में उसका चैप्टर का वन शॉट मिल जाएगा। जरूर देख लेना ताकि तैयारी 100% और अच्छा हो जाए। इसके बाद, दुर्लभता की समस्याओं चयन को जन्म देती है। सेक्रेसिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस। हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि मेरा पास इनकम, मेरे पास जो आय है कम है और मेरा इच्छा बहुत ज्यादा है, तो हमको चीजों को चुनना होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये सारा का सारा स्टेटमेंट सही है। हम लोगों का डिजायर, नेसेसिटी अनलिमिटेड होता है, उसको पूरा करने के लिए साधन, रिसोर्सेस लिमिटेड है और इसी कारण से हम लोगों को चॉइस ऑफ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एकदम ये सही बात है। ठीक, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 3 नंबर पे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? विच ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? हमको पता है ना अर्थशास्त्र की 3 प्रमुख केंद्रीय समस्या होती है। क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे या वितरण कैसे करे? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। और इसी बेसिस पे ये बोल सकते हैं अर्थशास्त्र का समस्या संसाधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ प्रॉब्लम बिल्कुल होता है ये भी। संसाधनों का कुशलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस बिल्कुल होता है। आर्थिक विकास करना बिल्कुल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी यानी ऑल द एबव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जेक बोर्ड 2018-2022 में पूछ चुका है, बिहार बोर्ड 2018 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है और इन सभी बोर्ड रिपीटेड करता है कई बार क्वेश्चंस को, इसलिए आपका एक तो चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जा रहा है और पीवाई क्यूज भी हो जा रहा है। एक ही तीर से टपाक 2 निशान हो जा रहा है। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट बढ़ते हम लोग आगे। आगे गलती से कोई क्वेश्चन हम लोग ज्यादा एडवांस तो नहीं ना आगे आ गए। आगे निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? विच इकोनॉमिक हैज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर? अच्छा याद है ना, इकोनॉमिक को 3 सेक्टर में बांटा गया है। एक होता है निजी क्षेत्र, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र और एक होता है मिश्रित क्षेत्र। निजी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, सार्वजनिक क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और मिश्रित अर्थशास्त्र को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। तो बोल रहा है ऐसा कौन इकोनॉमिक्स, कौन सा अर्थशास्त्र जिसमें निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर दोनों इन्वॉल्व होता है? तो भाई जहां दोनों इन्वॉल्व होगा वही तो होगा मिश्रित क्षेत्र, जहां दोनों इन्वॉल्व होगा वही तो होगा मिक्स सेक्टर। आया समझ में? तो ऐसा सेक्टर जहां ये दोनों मिला होता है उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सेक्टर यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और भारत का अर्थशास्त्र मिश्रित अर्थशास्त्र है। अगर आपको एमसीक्यू में पूछे कि इंडिया का इकोनॉमिक किस टाइप का इकोनॉमिक्स है तो बोल देना इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहाँ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स दोनों है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन सोशलिस्ट इकोनॉमिक इज। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अधिकतम उत्पादन करना, आर्थिक स्वतंत्रता, मुनाफा कमाना या अधिकतम लोक कल्याण? यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का फीचर क्या है? मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, इकोनॉमिक फ्रीडम रहता है, अर्निंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या तो फिर पब्लिक वेलफेयर। तो याद रखना अगर ये बात कर रहा है सामाजिक अर्थशास्त्र तो ये हमेशा अधिक से अधिक लोक कल्याण यानी कि लोगों के बारे में सोचेगा, सोशल डेवलपमेंट के बारे में ये सोचेगा ज्यादा। किसके बारे में सोचेगा ज्यादा? सोशल, यानी ये पब्लिक वेलफेयर के बारे में ये ज्यादा सोचेगा। और बाकी ये सब चीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में आता है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स का काम होता है। ये सब चीज, ये सब चीज किसका होता है? ये सब चीज आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये सब चीज पाया जाता है। ठीक है, समाजवादी में नहीं, पूंजीवादी में ये तीनों पाया जाता है। ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोल रहा है? किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? इन विच इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म? यानी इन इकोनॉमिक्स में कौन सा इकोनॉमिक का सेक्टर है जहां प्राइस के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा? तो प्राइस के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। कीमत तंत्र जो है वो इसी में पाया जाता है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में कीमत तंत्र पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। जेक बोर्ड 2023 में पूछा और देखो थोड़ा सा बिहार बोर्ड को 17 में पूछा, 20 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा, बाप रे बाप कंटिन्यूसली पूछा। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन हमको नहीं मिल पाया, हो सकता है 2024 में भी पूछ दिया था बिहार बोर्ड में। इसीलिए बोल रहे हैं कि अच्छा से करना, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो करवा रहे हैं। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। मोस्ट इंपोर्टेंट इज द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी फॉल्स। कितना अच्छा से ना इस चैप्टर में हम आप लोगों को उत्पादन संभावना वक्र सिखाए थे। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल इस तरीके से गिरता है। दो वस्तुओं का जब उत्पादन हो रहा है एक्स और वाई, तो जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ते जाता है, जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ते जाएगा दूसरा वस्तु का उत्पादन नीचे गिरते जाएगा। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र यहां से यहां इस तरीके से ये नीचे
गिरता जाता है। एक वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, दूसरा वस्तु का उत्पादन घटेगा। ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु की ओर उत्पादन संभावना वक्र कैसे होता है? नतोदर होता है, अवतल होता है, कॉनकेव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है यानी अवतल होता है यानी कॉनकेव होता है और ये ऊपर से नीचे गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, अवतल होता है, कॉनकेव होता है और ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। तो राइट आंसर होगा हम लोगों का यहाँ, राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर होगा फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आया समझ में? अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमको लग रहा है इस साल ये एग्जाम में फिर से पूछ देगा आप लोग को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? उत्पादन संभावना वक्र। हाँ भाई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स अभी बताए थे ना। ये जो हम लोगों का उत्पादन संभावना वक्र होता है, उत्पादन संभावना वक्र होता है, ये कैसे होता है? मूल बिंदु की ओर नतोदर। हाँ बिल्कुल सही, यानी कॉनकेव टू द एक्सिस, बिल्कुल सही। नतोदर को ही कई बार अवतल करके लिखा हुआ मिलेगा। नतोदर को ही कई बार क्या मिलेगा? अवतल करके लिखा रहेगा। ठीक है, एक ही चीज है। आया मेरा बात समझ में? अच्छा, और हम पढ़ाते समय ये भी बताए थे ना, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होने का कारण क्या है? इसका नतोदर होने का कारण है बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता। क्योंकि जब कोई एक वस्तु का उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा वस्तु का उत्पादन में कमी करेंगे। जितना एक वस्तु का उत्पादन कम होगा उतना ही दूसरे वस्तु के उत्पादन में संसाधनों को लगा सकते हैं, बताए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आते हैं। देख लीजिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जेक बोर्ड 2021-22 में 19-22 में पूछ लिया, बिहार बोर्ड 16-17-23 में पूछा है। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या बताता है। आर्थिक समस्या बताने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र होता है। यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व विच शो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम दिखाता है भाई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम मेरा दिखाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 14 नंबर बोल रहा है संसाधनों का स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेस इकोनॉमिक्स आर। भाई ओनरशिप के बेसिस पे अभी तो बताएं 3 टाइप का होता है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या सब सब होता है। सब एक्चुअल में ये सब का मतलब है, देखो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लान, सेंट्रलाइज्ड प्लान इकोनॉमिक, इसी को बोलते हैं हम लोग ये आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। सेंट्रलाइज ना ना, सेंट्रलाइज होता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स। ये जो मार्केट होता है ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी ऊपर वाला होगा समाजवादी, ये होगा पूंजीवादी और ये दोनों मिश्रित है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों ही इकोनॉमिक पाया जाता है ओनरशिप के बेसिस पे। ठीक है ना, आया समझ में? चलो आगे नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये फॉर्मूला है ट्रेंगल वाई बाय ट्रेंगल आई, हम पढ़ाते समय इसको बताए थे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग को बोल रहा है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? व्हाट इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जेक बोर्ड 2020 में पूछा है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो याद रखना, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम होता है सीमांत लागत। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम होता है सीमांत लागत, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इसको बोला जाता है। अच्छा, कई बार पता है, अब अगर नेट में चेक करो ना या बुक में चेक करो ना, इसका आंसर आपको आर्थिक लागत दिखाएगा। आर्थिक लागत नहीं भाई, अवसर लागत। अवसर का मतलब हम क्या बताए थे? अवसर का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी है। किस चीज का? एक एक्स्ट्रा गुड्स का प्रोडक्शन करना है। अब एक एक्स्ट्रा गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो एक्स्ट्रा को ही तो बोला जाता है मार्जिनल। एक्स्ट्रा को ही क्या बोला जाता है? मार्जिनल। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर हम गलत बताए हैं तो हमको आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना। मेरे रिगार्डिंग इसका राइट आंसर है मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि सीमांत लागत। लेकिन आपको लगे कि नहीं सर आप गलत बताए हो तो आप बिल्कुल नीचे आप हमको बताना।
चलो आगे। उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का क्या कारण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द रीजन फॉर विच द साइज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टुवर्ड द ओरिजिन। उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल होता है वो इस तरीके से होता है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो इस तरीके से होता है, मूल बिंदु की ओर इस तरह से। तो ये जो नतोदर है, ये जो अवतल है, इसी को बोला जाता है नतोदर। नतोदर इसी को बोला जाता है अवतल, यानी इसी को बोला जाता है कॉनकेव। तो ये जो मूल बिंदु की ओर कॉनकेव है, झुका हुआ है, इसका रीजन क्या है? तो भाई साहब इसका रीजन है बढ़ती सीमांत अवसर लागत। इसका रीजन है राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन कम होता जाएगा वैसे वैसे दूसरा वस्तु के उत्पादन बढ़ता जाएगा। इस वजह से उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। अच्छा, एक और ड्राइंग याद है? उदासीनता वक्र के बारे में बताए थे, जो हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। 0 ये हो गया x, ये हो गया y। याद है उदासीनता वक्र के बारे में? इस तरीके का कर्व जो हम आप लोगों को पढ़ाए थे, आईसी कर्व। उदासीनता वक्र जो है वो मूल बिंदु की ओर कैसा होता है? उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर कॉन्केव्स होता है, कॉन्वेक्स। याद रखना ये होता है कॉन्वेक्स। ये क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, यानी कि ये नतोदर है, ये अवउन्नतोदर होता है या अवनतोदर होता है ये। ठीक है, उत्तल होता है ये, इसको याद रखना। ठीक है, लेकिन यहां हम लोग को पीपीसी कर पूछा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक सभी आर्थिक क्रियाओं का प्रमुख कारण है। व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम? जितना भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका मेन रीजन क्या है? सर उसका मेन रीजन है दुर्लभता। यानी कि सभी आर्थिक समस्याओं का मेन कारण दुर्लभता है। जितना भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है सबका रीजन है सेक्रेसिटी। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा कम है। अगर पैसा कम है तो हमको चीजों को चुनना ही होगा। हम उन्हीं चीजों को खरीदेंगे जिससे हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से निम्न में कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स? सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का कौन विशेषता नहीं है? पहले देखते हैं सामाजिक स्वामित्व। यानी कि अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो सामाजिक स्वामित्व तो होगा, बिल्कुल सही भाई। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता यहां नहीं पाया जाएगा। ठीक है, प्रतियोगिता की अनुपस्थिति यानी कि जीरो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं होगा। बिल्कुल समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई कंपटीशन नहीं होगा। हम इस चैप्टर को पढ़ाते समय समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को बहुत डिटेल्ड में वो डिफरेंस के साथ यानी अंतर के साथ बताए थे। और वहां हम बताए थे समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक स्वामित्व होगा, समाज का हिस्सा होगा। इसके बाद उसमें ये जो कंपटीशन है उसमें कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम ये यहाँ नहीं पाया जाएगा। इकोनॉमिक फ्रीडम कहाँ पाया जाएगा? ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में पाया जाएगा, जहां आप अपने हिसाब से डिसीजन लो। ठीक है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाया जाएगा। ये चीज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाया जाएगा ये स्वतंत्रता। लेकिन बोल रहा है कौन विशेषता नहीं है? तो भाई आर्थिक स्वतंत्रता की विशेषता नहीं होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आर्थिक स्वतंत्रता इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेक बोर्ड देखो 2023 में आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्टूडेंट को पूछ दिया था ये क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक से है? उत्पादन के तकनीक का चयन से है। विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन? पता है उत्पादन का 3 समस्या होता है। क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, और उसमें से क्या उत्पादन करे ये बताता है कि चॉइस ऑफ प्रोडक्ट कौन सा वस्तु का उत्पादन करे, पहला समस्या। दूसरा समस्या है कैसे उत्पादन करे, यानी किस टेक्नोलॉजी का यूज करे। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए श्रम प्रधान तकनीक का यूज करे या पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक का मतलब होता है कि आपका कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक लगाएं या लेबर इंसेंटिव टेक्निक लगाएं। देखा जाता है प्रोडक्शन करने के लिए लेबर को लगाएंगे या मशीनों को लगाएंगे, तो यही आपको टेक्नोलॉजी को चुनना पड़ता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की उत्पादन संबंधी समस्या जो है
उत्पादन के तकनीक, टेक्नोलॉजी चुनने बोल रहा है। क्या चुनने बोल रहा है? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी चुनने का जो प्रॉब्लम होगा वो होगा हाउ टू प्रोड्यूस। ये होगा हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे उत्पादन करेंगे, यानी कैसे उत्पादन करे का मतलब श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन करे या पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन करे। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी आप चुनो, आप लेबर इंसेंटिव टेक्निक लगाना चाहते हो या आप कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक लगाना चाहते हो। तो ये प्रॉब्लम होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। अगर आप लोग के पास एसबीपीडी पब्लिकेशन का न्यू बुक होगा तो इसमें ये आंसर आपको गलत मिलेगा, इसको सुधार लेना। ठीक है, जरूरी नहीं होता है कि बुक में जो लिख दिया वही सही है, ये भी जरूरी नहीं होता है। कभी कभी हम भी हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन बनाते समय एक दो क्वेश्चन हमसे भी मिस्टेक हो जाए, लेकिन मैक्सिमम हम सब रिसर्च करके ही बताते हैं। इसलिए गेस्ट पेपर वगैरह सब में भी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें प्लीज आंसर देख के पढ़ना, क्योंकि बहुत सारा पब्लिकेशन जो है वो आंख मूंद के गेस्ट पेपर को छाप देता है, स्टूडेंट उसी को रट्टा मार लेता है। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया। हमको लगता है ना ऊपर एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए शायद हम। अच्छा देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन छोड़े होंगे तो उसको करते हैं। निम्न में से कौन सी आर्थिक समस्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? कौन सा आर्थिक क्रिया है? उपभोग आर्थिक क्रिया होता है, उत्पादन आर्थिक क्रिया है, विनिमय आर्थिक क्रिया है, इनमें से सभी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सचेंज इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहां से तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी मेरा है। ठीक, आगे हो गया। रुको देखने दो, तो हमको लगता है स्टार्टिंग से शायद कोई क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, हमको लग रहा है। 1 नंबर हो गया था, कौन सा कथन सही है? हो गया था, केंद्रीय समस्या कुशलतम उपयोग हो गया था ये। चुनाव की समस्या, उपभोग की चयन, फार्म का आर्थिक समस्या, मूल्य की तथ्य की समस्या, चुनाव की समस्या, ठीक है हो गया था ये। कौन सी विशेषता है? ये भी हो गया था। अच्छा ठीक है, हो गया था। हमको लगा शायद गलती से कुछ क्वेश्चन छोड़ तो नहीं ना दिए। अच्छा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या-क्या होता है? ये क्वेश्चन हमको लग रहा है शायद गलती से छोड़ दिए थे क्या? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन-कौन सा होता है? द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अर्थशास्त्र का 3 प्रमुख समस्या होता है। क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, वितरण कैसे करे, यानी किसके लिए उत्पादन करे? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज़। हमको लग रहा है शायद ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे। गलती से शायद हमको लग रहा है छूट गया था ये। ठीक है, अगर हो गया था तो ठीक है देख लेना, आंसर नंबर 4 इसका है। देखते हैं क्या कोई और क्वेश्चन छोड़े थे क्या? निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था का निजी सार्वजनिक, हाँ ठीक है, हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन हम लोगों को इस चैप्टर में है और टेंशन नहीं लो। अभी तो हम सिर्फ आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर सब चीज करा रहे हैं। चैप्टर बाय चैप्टर सब चीज एक बार कर लो। जैसे ही चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, डरने का बात नहीं है। एनसीईआरटी से हम यूनिट वाइज भी आप लोगों को करा देंगे। अगर आप बोलोगे कि सर यूनिट वाइज करा दो, तो एक बार करा देंगे। यूनिट 1 में 2 चैप्टर था पढ़ने के लिए, दोनों चैप्टर हम आप लोगों को बता दिए। यूनिट 1 खत्म, तुरंत यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 धड़ाधड़ 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 वीडियो आएगा, खटाक 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 खटाक। बस आप लोगों को पढ़ते जाना है। थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाए रखो। बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट आर्ट्स कॉमर्स साइंस के, झारखंड बोर्ड के सभी स्टूडेंट आर्ट्स कॉमर्स साइंस के, अगर आप क्लास 12th में हो तो बेटा आप सभी लोगों के लिए एक ही अर्थशास्त्र आप सबको पढ़ना है। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बस आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताओ कि मजा आया या मजा नहीं आया, कुछ सीखे या कुछ नहीं सीखे। नीचे कमेंट करके बताना और लाइक जरूर करो, और भाई शेयर करो खूब, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को पहुंचाओ, और हमारा जो 50,000 सब्सक्राइबर का गोल है वो जल्दी से पूरा कर दो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।